आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं असिमेट्रिकल वेव के बारे में, ठीक है। और इसके पहले प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने सिमेट्रिकल वेव की बात की थी, जिसमें साइनोसॉइडल वेव हमने पढ़ा था। साइनोसॉइडल वेव का आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर के बारे में जाना था, ठीक है। तो एक बार उसे देख लेते हैं कि किस तरीके से हमने उसे किया था, तो आप लोग को ये समझ में आएगा कि जो असिमेट्रिकल वेव होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि असिमेट्रिकल वेव का भी हम आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू और फॉर्म फैक्टर, पी फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो किस तरीके से निकालेंगे उसको हम देखेंगे। इसके पहले थोड़ा जो हम लोगों ने इसके पहले सिमेट्रिकल वेव के लिए जो पढ़ा था, साइनोसॉइडल वेव और ट्रायंगुलर वेव, स्क्वायर वेव हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। तो उसमें हम देख लेते हैं आज कि जो हम लोगों ने साइनोसॉइडल वेव का आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू निकाला था, ठीक है। देखिए ये वाला जो था आप लोगों के पास, जो हम लोग सिमेट्रिकल वेव में पढ़ रहे थे कि एक साइनोसॉइडल वेव होता है, ट्रायंगुलर वेव होता है और स्क्वायर वेव होता है। तो हम लोगों ने साइनोसॉइडल वेव की बात की थी कि एक साइनोसॉइडल वेव का अगर फुल वेव है, अगर फुल एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, उसका एवरेज वैल्यू क्या आता है हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। और आरएमएस वैल्यू भी इसका हम लोगों ने निकाला था, ठीक है। तो हमने एवरेज वैल्यू हमें क्या मिला था, एक फुल साइकिल का 0 मिला था। एक साइनोसॉइडल वेव की बात हो रही है, ठीक है, वहाँ 0 मिला था। और वी आर एम एस हमें क्या मिला था, Im/√2, ठीक है। यहाँ से हम लोगों ने आर एम एस वैल्यू, एवरेज वैल्यू निकाला था। फिर पीक फैक्टर, पावर फैक्टर भी हम लोगों ने जाना था इसके माध्यम से, कैसे पीक फैक्टर और पावर फैक्टर निकालते हैं, ठीक। और हाफ साइकिल के लिए निकाला था, ठीक है। तो हम लोग इतना तो जान गए हम लोग कि जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, इसके माध्यम से साइनोसॉइडल वेव के माध्यम से हम लोगों ने जाना था कि जो हमारी साइनोसॉइडल वेव होती है, फिर कोई भी वेव की अगर हम बात करें, उसका जो फुल वेव होता है, फुल वेव इट मीन्स एक साइकिल, जो कंप्लीट साइकिल होती है, नेगेटिव पॉजिटिव होकर के जो कंप्लीट साइकिल होती है, ठीक है, जो एक साइकिल कंप्लीट करता है, वो एक कंप्लीट साइकिल में एक फुल वेव की बात करें, ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में, एक फुल वेव में हमारा एवरेज वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। जबकि हाफ साइकिल में, ठीक है, हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या होता है, हाफ साइकिल का एवरेज वैल्यू 2Im/π होता है, ठीक है ना। तो ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया था, तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा पिछला देख लीजिएगा अपने हिसाब से। तो हम लोग नेक्स्ट जो बात करेंगे इसी में सिमेट्रिकल वेव का ही। तो हम लोगों ने एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर सिमेट्रिकल वेव के बारे में बात किया था, और उसमें भी साइनोसॉइडल की बात हुई थी, ठीक है। तो आज हम लोग ट्रायंगुलर वेव देख लेंगे और स्क्वायर वेव भी देख लेंगे, ठीक है। किस प्रकार से ट्रायंगुलर वेव में आरएमएस वैल्यू और पीक एवरेज वैल्यू क्या होता है, स्क्वायर वेव में आरएमएस वैल्यू और एवरेज वैल्यू क्या होता है, किस प्रकार से हम स्क्वायर वेव अगर हमारे पास है कोई, चूँकि ये साइनोसॉइडल वेव है, इस प्रकार से इसकी आकृति बनती है। ट्रायंगुलर वेव की अगर बात करें तो सर्किट हमारे पास कुछ इस प्रकार से मिलेगी, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव में। तो ट्रायंगुलर वेव में भी ये बात हुई थी कि जो हमारा आरएमएस होता है वो क्या होता है, सेम एज हाफ साइकिल होता है, यानी Im/√2 होता है। इसमें भी एक ट्रायंगुलर वेव का अगर हम आरएमएस वैल्यू निकालते हैं, ट्रायंगुलर वेव का आरएमएस वैल्यू, वो हमारा क्या होता है, जो हमारा साइनोसॉइडल का होता है वही हमारा सेम ट्रायंगुलर वेव का भी इसमें हो जाएगा। यानी हाफ साइकिल का जो हमारा आरएमएस होता है Im/√2, वही ट्रायंगुलर वेव का भी होता है Im/√2। एवरेज वैल्यू की अगर बात करें हम, तो एवरेज वैल्यू इसका क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव का। तो स्क्वायर वेव हम देख लेते हैं। तो एक चीज़ तो दिखा होगा आप लोगों ने कि ट्रायंगुलर वेव क्या होता है, ट्रायंगुलर के शेप में होता है, त्रिकोण के शेप में होता है, और जो हमारा साइनोसॉइडल वेव होता है वो क्या होता है, कुछ साइन वेव की तरह होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिफरेंस दिख रहा है आपको ट्रायंगुलर वेव और साइनोसॉइडल वेव में। अब हम अगर हम बात करें स्क्वायर वेव की, ठीक है, ये स्क्वायर वेव है आप लोगों का, ठीक है। स्क्वायर वेव में हमने हाफ साइकिल ली है स्क्वायर वेव का, ठीक है, फुल साइकिल नहीं लिया है। चूँकि हमें एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू दोनों का मान चाहिए, इसलिए हमने हाफ साइकिल को लेकर के स्क्वायर वेव यहाँ देखा है। तो स्क्वायर वेव में देखेंगे हम लोग, जो स्क्वायर वेव हमारा एक बन रहा है इस तरीके से। अगर हम इस फुल साइकिल की बात करें तो एक स्क्वायर वेव हमारा नेगेटिव में इस तरीके से बनेगा। तो हम हाफ साइकिल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो एवरेज वैल्यू इसका क्या आएगा हाफ साइकिल में, देखिए अगर इसका हम एवरेज वैल्यू निकालते हैं तो एवरेज वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से t i/dt करते हैं, ठीक है। जितना हमारा पास टाइम पीरियड होता है t लेकर के, लिमिट लेकर के हम क्या करते हैं, i के साथ डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, सॉरी इंटीग्रेशन कर देते हैं, है ना। तो आई एवरेज निकालने के लिए अगर हम इस स्क्वायर वेव का आई एवरेज निकालो तो क्या हो जाएगा, 1/t और इंटीग्रेशन 0 से t i/dt, ठीक है। तो 1/t इंटीग्रेशन 0 से t लेकर के लिमिट Im/dt, यानी कि हमने जो यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई है, आई बराबर मैंने क्या लिया यहाँ पे, आई एम लिया, ठीक है। मैक्सिमम करंट जो होगी यहाँ पे Im/dt, Im/t हो जाएगा, हम इसको बाहर ले लेंगे Im/t, और हम अगर इंटीग्रेशन करते हैं t का तो क्या हो जाएगा, t होगा, dt के सापेक्ष करेंगे तो
ठीक है। तो टी और जीरो लिमिट के साथ अगर हम इसमें लिमिट रखते हैं तो क्या हो जाएगा, आई स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई एम अपॉन टी, तो वैसे ही रहेगा। इनटू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट रखेंगे माइनस लोअर लिमिट जीरो है तो जीरो को तो कंसिडर करेंगे नहीं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे आई एम अपॉन टी इंटू टी बराबर आई एम। यानी आई एवरेज, अगर एक स्क्वायर वेव का आई एवरेज हम देखें तो स्क्वायर वेव का जो एवरेज वैल्यू होता है वो क्या होता है, आई एम होता है। यानी मैक्सिमम करंट जो होता है वही हमारा क्या होता है, आई एवरेज होता है। एवरेज वैल्यू, एवरेज करंट होता है एक स्क्वायर वेव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एक स्क्वायर वेव यानी सिमेट्रिकल वेव में जो हमारा स्क्वायर वेव था उसका एवरेज वैल्यू क्या आया हमारा, आई एम आया। अब हम इसकी आरएमएस वैल्यू की बात करें तो आरएमएस वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, 1/t फॉर्मूला जो होता है आई स्क्वायर डी टी इंटीग्रेशन इसका रूट कर लेते हैं, ठीक है। आरएमएस रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको सॉल्व करें, आई एम स्क्वायर डी टी, आई चूँकि हमने आई बराबर क्या माना है यहाँ पे आई एम माना है, इसलिए हम आई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे, आई एम स्क्वायर डी टी। अब इसको अगर सॉल्व करें, इंटीग्रेशन करें इसका, आई एम स्क्वायर टी बाहर निकल आएगा और टी के सापेक्ष अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट आई एम स्क्वायर अपॉन टी इंटू टी, और यहाँ से आई आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा आई एम। यानी जो हमारा आई आर एम एस आ रहा है और आई एवरेज आ रहा है वो क्या आ रहा है, आई आर एम एस हमारा क्या आ रहा है, मैक्सिमम करंट आई एम, और यहाँ भी आई एवरेज क्या आ रहा है, आई एम आ रहा है। तो इस हिसाब से कि स्क्वायर वेव का हमने देखा क्या, स्क्वायर वेव का एवरेज वैल्यू हमें मिला आई एम, और आर एम एस वैल्यू भी हमने निकाला तो हमें मिला आई एम। के पी के एफ क्या हो जाएगा हमारा एक, कैसे एक हो जाएगा, अगर हम जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है के पी के एफ का, ये हमारा फॉर्मूला होता है के पी यानी पीक फैक्टर क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू होता है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू अगर हम पीक फैक्टर निकालते हैं इस स्क्वायर वेव का तो हमारा क्या है, देखिए फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू। तो हम यहाँ पे अगर रखते हैं के पी का मान मैक्सिमम वैल्यू अपन आर एम एस वैल्यू, तो आर एम एस वैल्यू हमारा क्या है, आई एम आया है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या रहेगा, आई एम रहेगा। तो आई एम अपॉन आई एम बराबर कितना हो जाएगा, एक आ जाएगा। इसी प्रकार से के एफ हमारा क्या है, के एफ यानी कि जो हमारा फॉर्म फैक्टर होता है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, आर एम एस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो आर एम एस वैल्यू हमारा कितना है, आई एम अपॉन आई एम बराबर क्या हो जाएगा, एक आ जाएगा। तो के पी के एफ यानी फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर हमारा यहाँ से हमें मिल गया स्क्वायर वेव का। तो इस तरीके से हमने देखा है कि स्क्वायर वेव में जो हमारा एवरेज वैल्यू होता है वो कितना होता है, आर एम एस वैल्यू होता है वो कितना होता है, और पीक फैक्टर और पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने स्क्वायर वेव का देख लिया, सिमेट्रिकल वेव में स्क्वायर वेव का देख लिया, ट्रायंगुलर वेव हम लोगों ने देखा था, और साइनोसॉइडल वेव हम लोगों ने पहले ही हम पढ़ चुके थे हम लोगों। तो अब हम आगे बात करेंगे, ये तो बात थी हमारे सिमेट्रिकल वेव की, ठीक है। सिमेट्रिकल वेव में किस तरीके से हम एवरेज वैल्यू, आर एम एस वैल्यू, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर को ज्ञात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे असिमेट्रिकल वेव की, ठीक है। ये है असिमेट्रिकल वेव। सिमेट्रिकल वेव में तीनों वेव आप लोगों ने देखा, साइनोसॉइडल वेव देखा, ट्रायंगुलर वेव देखा और स्क्वायर वेव देखा, ठीक है। अब हम बात कर लेंगे असिमेट्रिकल वेव की, ठीक है ना, जिसकी तो असिमेट्रिकल वेव में यानी इसमें भी हम लोग देखेंगे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर और फॉर्म फैक्टर एक सिमेट्रिकल वेव का क्या होता है। केस नंबर 2 जो है हमारा, केस फर्स्ट असिमेट्रिकल वेव, केस सेकंड क्या है, असिमेट्रिकल वेव। यानी असिमेट्रिकल वेव में हम देखेंगे कि किसी भी असिमेट्रिकल वेव का एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, पीक फैक्टर कैसे निकालते हैं और फॉर्म फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें इस सर्किट की, जो हमें यहाँ पे वेव दिया रखा है। इस वेव में हम देखें, क्योंकि ये हम लोगों ने पहले ये सब नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, केवल ये वेव फॉर्म बना के दिया रहेगा। हमने यहाँ पे इसको समझाने के लिए डॉटेड लाइन से आप लोगों को दिखाया है। तो समझिएगा जो हमारे पास वेव फॉर्म मिला है वो ये मिला है, ठीक है। ये इस तरीके से वेव फॉर्म मिला है। तो इस वेव फॉर्म में सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारी एक साइकिल कंप्यूटर यानी कि एक जो फॉर्म कंप्यूटर है वो कहाँ से कंप्यूटर है, 0 से 6 के बीच में। अगर टोटल टाइम पीरियड की बात करें एक वेव कंप्लीट होने में, एक साइकिल कंप्लीट होने में, तो कितना हो रहा है, 0 से 6, यानी कि टी बराबर कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पे 6, टाइम पीरियड हमारा क्या हो जाएगा 6 जाएगा। बाकी अगर हम बात करें जो हमारा ये है, देखिए ए बी जो है ये एक्स एक्सिस यानी टी एक्सिस से क्या है, पैरेलल है। ए बी, ए और बी क्या है, टी एक्सिस के पैरेलल है। ई एफ क्या है, टी एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। यहाँ जेड और ए क्या है, एक स्लोप है। इस स्लोप का हम अलग से मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि अलग अलग जो हमारे पास टाइमिंग है, यानी 0 से 4 के बीच में हमारे पास एक टाइमिंग, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। ये 4, ये 6, ये 8, इस प्रकार से हमने क्या किया, टाइम को डिवाइड कर लिया 2-2 के अंतराल पे, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, ठीक है ना। 2-2 को अंतराल पे हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर लिया। तो इस वेव को हमने, देखिए यहाँ से जो ये वेव था इसको हमने यहाँ पे इस टाइम पे रखा, 2 टाइम पे। यहाँ से 4 है,
6 टाइम इस टाइम, ठीक है। और हमने इसको क्या किया, नॉमिनेट कर दिया ABEFHG और ZA से, ठीक है। तो यहाँ जो हमारा मान दिया था ये 10 एम्पियर दिया था ऊपर का मान। अगर हम नीचे ऐसे इसका मान निकालें, एक्स एक्सिस के नीचे अगर हम मान निकालेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा हमारा, ये और यहाँ बराबर है यहाँ से यहाँ तक, यानी -10 एम्पियर हमारा आ जाएगा ये मान, ठीक है। चूँकि ई और एफ क्या है, टी एक्सिस के पैरेलल है, ये भी क्या है, इसके पैरेलल है। तो इसी प्रकार से टी बराबर, ये तो सर्किट सॉरी ये जो वेव है, ये वेव समझ में आया आप लोगों को, किस प्रकार से वेव दिया गया, इसमें क्या क्या जो मान दिए गए हैं, 6, 4, 2, ये क्या है, टाइम पीरियड कितना है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के पास हमारे पास 2 मेथड होते हैं। इस वेव को हम किस प्रकार से सॉल्व करें, क्योंकि साइनोसॉइडल में क्या था कि सिंपल सा हमने एवरेज वैल्यू निकालने के लिए इंटीग्रेशन हम कर देते थे, यहाँ भी इंटीग्रेशन करेंगे, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, काफ़ी सारे टाइम है, यानी कि जो हमारा टाइम पीरियड है 0 से 6, एक साइकिल कंप्लीट करने में हमारे पास कितना टाइम लग रहा है, काफ़ी सारे, 2 टाइम पे, 4 टाइम पे, 6 टाइम पे, यानी 0 से 2 के बीच में हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे करंट का मान क्या होगा, 2 से 4 के बीच में करंट का मान क्या होगा, 6 से 8 के बीच में करंट का मान क्या होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम करेंगे, फाइंड आउट करेंगे, देखिए कैसे हम निकालते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखें, फर्स्ट मेथड हमारा क्या है, इंटीग्रेशन मेथड, ठीक है। इस वेव के लिए फर्स्ट मेथड हम यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन मेथड का। इंटीग्रेशन मेथड में हम एक चीज़ देखेंगे, जो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट है, आई निकालेंगे हम, इंस्टेंटेनियस करंट निकालेंगे किस पे, 0 से 2 के बीच में, जो हमारा टाइम है 0 से 2 के बीच में, यानी 0 से 2 के बीच में हमारा जो करंट है वो कितना है, ये हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 2 से 4 के बीच में कितना करंट हो रहा है, 2 से 4 के बीच में कितना करंट होगा, ये पता चलेगा कैसे, अभी बताते हैं हम। 2 से 4 के बीच में करंट फाइंड आउट करेंगे, फिर 4 से 6 के बीच में करंट फाइंड आउट करेंगे, तीनों का मान क्या होगा, अलग अलग आएगा, ठीक है। जो भी मान हमारा आएगा देख लेते हैं क्या क्या मान आता है। अब देखिए यहाँ पे 5t कैसे आया, देखिए 0 से 2 की बात हो रही है, ठीक है, 0 से 2 की बात हो रही है। हमारे पास एक समीकरण होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, y बराबर mx प्लस सी, ठीक है। यहाँ पे c को हमने 0 माना है, mx ले लेते हैं y बराबर mx से। तो यहाँ पे हमने y, जो y एक्सिस है वो क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट है, x एक्सिस क्या है, t माना है हमने x एक्सिस को यहाँ पे, ठीक है, t, y को इंस्टेंटेनियस करंट, ये y और ये क्या है, x एक्सिस है। y बराबर mx अगर समीकरण हम यहाँ रखते हैं तो यहाँ देखिए y को हमने I माना, x को t माना, तो m का मान क्या हो जाएगा, हाइट अपॉन बेस, ठीक है। m का मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हाइट अपॉन बेस से इसका मान निकाल लेते हैं। तो m बराबर देखिए यहाँ पे इसका अगर हमको मान निकालना हो 0 से a, इस स्लोप का अगर हमको मान निकालना हो तो कुछ इस प्रकार से तो दिख रहा है हमारे पास, जो एक सर्किट बनेगी, यानी जो हम m का मान निकालेंगे, जो हमारे पास ये स्लोप बन रहा है कुछ इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है। ये स्लोप है हमारा, m का मान क्या निकालेंगे हम, 10/2 कैसे आ जाएगा, देखिए हाइट अपॉन बेस की बात करें तो इसका इस स्लोप के लिए हाइट कितनी है, इस स्लोप के लिए ZA से हाइट स्लोप के लिए हाइट कितनी है, 10 है, ठीक है। हाइट कितनी है, 10, और बेस की हाइट कितनी है, 10 है, और बेस की अगर बात करें तो बेस कितना है, यहाँ पे 2 है, ठीक है। बेस कितना है, 2 है, और हाइट कितनी है, 10 है। तो यहाँ से हम m का मान फाइंड आउट कर लेंगे, यानी h अपॉन हाइट अपॉन बेस से। तो हाइट अपॉन बेस से अगर हम बात कर लेते हैं तो 10/2 हो जाएगा, 10/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5t, ठीक है, 5t। तो I इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 5t, यानी कि 0 से 2 के बीच में जो हमारा करंट है वो क्या है, 0 से 2 के बीच में जो हमारा करंट आ रहा है वो 5t है, ठीक है ये। और अगर हम बात करें 2 से 4 के बीच में, 2 से 4 के बीच में हमारा कितना हो जाएगा, देखिए 2 से 4 के बीच में वैसे निकालेंगे हम, 2 से 4 के बीच में साफ साफ दिख रहा है हमको कि ये क्या है, हाइट कितनी है, 10 है। तो 10 हमारा इसके क्या है, टी के एक्स एक्सिस क्या है, हमारा पैरेलल है, तो 10 को सेम हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। 2 से 4 के बीच में 10 को लिख दिया हमने। और हम बात करें 4 से 6 के बीच में, यानी 4 से 6 के बीच में हमारे पास एक जो ये बन के आ रहा है वेव, ये वेव क्या है हमारा, -10 एम्पियर हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ई और एफ क्या है, जो ये टी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो जो इसका मान है क्या है, 10 दिया हुआ है मान, तो नीचे है एक्स एक्सिस के, तो क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, यानी 4 से 6 के बीच में करंट कितना आ रहा है, -10 आ रहा है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इस वेव फॉर्म से आई जो जितनी भी हमारे इंस्टेंटेनियस करंट हो रही हैं 0 से 6 के बीच में, उन सभी को क्या करेंगे, हम सबका एवरेज निकालेंगे, ठीक है ना। अब सबका एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम एवरेज वैल्यू के लिए। आई एवरेज अगर हम निकालते हैं तो आई एवरेज के लिए क्या करेंगे, 1/t 0 से t आई डी टी हमारे पास फॉर्मूला होता है आई एवरेज निकालने के लिए। यहाँ से हम करेंगे सबके लिए, यानी कि आई ये 5t 10t और -10 के लिए
टी के सापेक्ष क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे। तो 1/t 0 से 2 के बीच में, ठीक है, टाइम कितना है 0 से 2 के बीच में, 0 से 2 के बीच में कितना हमारा करंट है, आई डी टी की बात करें तो आई कितना है 5t है, 5t dt प्लस 2 से 4 के बीच में 10 dt प्लस 4 से 6 के बीच में -10 dt, यानी इन सभी क्या करेंगे हम समाकलन कर देंगे विथ लिमिट के साथ, ठीक है ना। अब इसको समाकलन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास समाकलन जैसे आप लोग करने आता होगा, देख लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया गया है 1/6, टी का मान कितना है, यहाँ पे टी का मान कितना है 6 है, तो हमने यहाँ पे क्या लिया 1/6, 5 बाहर कर लेंगे। अगर हम टी का समाकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा t²/2, लिमिट के साथ 0 से 2 लिमिट रखेंगे, यहाँ पे 0 से 2 लिमिट है, प्लस 10 कर लेंगे, 10 को बाहर कर लेते हैं, यहाँ बचा क्या टी बचेगा, 10 कांस्टेंट है, 10 को बाहर कर लेंगे, क्या बचेगा क्या टी बचेगा। टी के सापेक्ष अगर समाकलन करते हैं, इसका लिमिट रखेंगे, क्या हो जाएगा 2 से 4 -10 हो जाएगा, यहाँ कॉमन ले लिया, टी बचेगा, यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाएगी 4 से 6 के बीच में, ठीक है। इस प्रकार से क्या करेंगे हम इसका मान रख देंगे। देखिए हमारा 1/6 5 × 4/2 प्लस 20 -20 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कट जाएगा, हमारा आई एवरेज निकल के आ जाएगा 5/3 यानी 1.66 एम्पियर। तो यहाँ से हम 1.66 एम्पियर हमारा आई एवरेज निकल के आ गया, ठीक है। तो जो एक मेथड और होता है ये, ठीक है, इस प्रकार से भी हम निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।